हे गाइस, वेलकम टू आज की ताज़ा खबर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 23 मई और दिन है सोमवार का। मेरा नाम है सुविधि और आज हम देखेंगे कल जो देश देशांतर में जितनी भी ताज़ा खबरें आई है उसके बारे में फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। उसके पहले मैं बता दूं कि दिल्ली में कितनी तेज बारिश और आंधी होने लग रही है, विच इज बिकॉज ऑफ स्प्रिंग समर स्टॉर्म। तो स्प्रिंग स्टॉर्म स्टॉर्म रेन, इसके अंदर क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस होते हैं उसकी वजह से कुछ जो है मतलब तूफान आंधी ये सब आते हैं और उसके साथ कुछ बारिश आती है जो एक प्रकार से थोड़ी राहत पहुंचाती है इन द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का बहुत तेज टेम्परेचर होता है। चलिए चलते हैं आज के पहले आर्टिकल की तरफ। मोदी बाइडेन विल डिस्कस वॉर इन यूक्रेन एंड फूड सिक्योरिटी एट द क्वाड मीटिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी क्वाड समिट होने वाली है। कहाँ पर क्वाड समिट होने वाली है? वो है जापान में, ठीक है, जिसको होस्ट किया है जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किसीदा ने। ठीक है, तो उस मीटिंग में जैसे कि क्वाड के अंदर 4 मेंबर्स है, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चौथा मेंबर है यूनाइटेड स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया पास में ही, ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे वो आएंगे बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अंडर गोइंग पोस्ट राइट नाउ एज वी नो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाने वाले हैं, जापानीज प्राइम मिनिस्टर, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जाने वाले। ये वाली जो क्वाड मीटिंग है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो ये क्योंकि इसके पहले की जो 2 क्वाड मीटिंग्स है वो वर्चुअल रही है, ठीक है। जो सबसे पहली मीटिंग थी वो आमने सामने थी, उसके बाद कोविड की वजह से 2 मीटिंग्स वर्चुअल हुई है। तो अब ये उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग जो है पहली है जो आमने सामने होने वाली है, तो 2+2 वन ऑन वन बायलेटरल टॉक्स जो हैं वो भी होंगी बिटवीन द हेड ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो अब मोदी और बाइडेन जो हैं, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड यूएस प्रेसिडेंट है, डिस्कस करने वाले हैं यूक्रेन वॉर के ऊपर और फूड सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि यूक्रेन में जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन इज द राइस बोल ऑफ दिस वर्ल्ड बिकॉज वो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर व्हीट एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है, जैसे फर्टिलाइजर एंड आफ्टर दैट सम ऑयल्स, सोयाबीन ऑयल। तो इनकी भी काफी कमी देखने मिल रही है। उसके बाद वहाँ ब्लैक सी में जो उनका पोर्ट है उधर से काफी ज्यादा जो क्रूड ऑयल है वो भी आता है। वो क्रूड ऑयल भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन हो गए। तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है पूरे एक स्पाइरल में अभी घूम रही है। तो उसी बीच क्योंकि इंडिया जो है वीट एक्सपोर्ट करने वाला था, ये मैं एक बैकड्रॉप दे रही हूँ कि ये सारी बातें कहाँ से आई है। तो अब इंडिया भी नहीं कर सकता है क्योंकि इस बार समर सीजन जो है नॉर्थ इंडिया में वो थोड़ा जल्दी आ गया था, जिसकी वजह से ग्रेन्स के अंदर जो स्टार्च होता है वो उतना नहीं बन पाया। तो जो इंडिया के अंदर जितनी पैदावार होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो इंडिया भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जबकि इंडिया ने मार्च के महीने में कह दिया था कि चलो भाई हम दुनिया को वीट एक्सपोर्ट करेंगे इस बार। तो ये जो मोदी और बाइडेन मिलने वाले हैं, 1+1 भी मिलेंगे क्वाड समिट में, वो इसी बारे में बात करेंगे कि फूड सिक्योरिटी दुनिया में कैसे इंश्योर की जाए, ठीक है। जो कल है प्राइम मिनिस्टर टोक्यो गए हैं और उस बारे में मीटिंग अभी क्वाड में होने वाली है। फ्यूल प्राइसेस स्लैश ऑटो यूनियंस डिमांड रिलीफ फॉर सीएनजी 2। जैसा कि आप जानते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने पेट्रोल और डीजल के ऊपर 8 रुपए और 7 रुपए ऐसे करके कुछ सब्सिडी जो है दी है, मतलब एक्साइज ड्यूटी कम की है, एक्साइज ड्यूटी कम की है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, ताकि जो इन्फ्लेशन स्पाइरल अभी हो रहा है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, उस पर थोड़ा सा कर्ब किया जा सके। और स्टेट गवर्नमेंट से भी यही अर्ज किया है कि वो भी इस प्रकार की अपनी स्टेट ड्यूटीज को थोड़ा कम करे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सके। क्योंकि आप समझ सकते हैं फ्यूल एक कॉमन गुड है, ठीक है। छोटे से लेकर बड़े इंसान तक सब पेट्रोल को यूज करते हैं, तो फ्यूल पर सबसे ज्यादा टैक्स किया जाता है ताकि टैक्स बेस बढ़ा सके और गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू प्राप्त हो सके, ठीक है। ऑलमोस्ट जितना पैसा लगता है क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में और पेट्रोलियम रिफाइनरीज के बाहर लाकर ऑयल पंप तक पहुंचाने में, उतना ही उनके ऊपर टैक्स भी लगा होता है।
फॉर एग्जाम्पल 45 रुपी पर लीटर अगर फ्यूल है तो वो अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास बिकता है। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी और स्टेट ड्यूटीज होती हैं उसकी वजह से वो बढ़ जाता है, उसका इतना स्वेलअप हो जाता है रेट। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने कम किया है पेट्रोल डीजल का प्राइस, और अब वो चाहते हैं स्टेट से भी कम करना। तो काफी सारे राज्यों में 8 की जगह 10 रुपए 12 रुपए भी कम हुआ है, अगर स्टेट्स ने भी अपना जो टैक्स है वो कम किया है तो जो सीएनजी वाले हैं हब, जो कंप्रेस नेचुरल गैस जिसके ऊपर मोस्टली आजकल रिक्शास चलते हैं, तो ऑटो यूनियन जो है, रिक्शा यूनियन, उन्होंने डिमांड किया कि भाई सीएनजी में भी रिलीफ दो। अब तो ऐसा हो गया कि भाई पेट्रोल से चलाना ज्यादा आसान हो गया है। तो अगर आपने फ्यूल्स पर ही सब पे सब्सिडी दी है तो पेट्रोल और डीजल के साथ आपको सीएनजी पर भी सब्सिडी देनी चाहिए। नेक्स्ट है 10 लाख अप्लाई फॉर CUET, BHU, DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बिग ड्रॉज। तो ये जो CUET है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो हमारी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आती है। बेसिकली CUET क्या है कि DU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अगर एडमिशन लेना है तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सुविधा दी गई है आफ्टर 12th। ठीक है, पहले क्या होता था, 12th के बाद परसेंटेज के बेसिस पर इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता था। इसमें क्या दिक्कत आ जाती थी, देखो कुछ बच्चे हैं स्टेट बोर्ड से, कुछ बच्चे हैं CBSE से, कुछ बच्चे हैं ICSE से, तो एक जो पैटर्न होता है उनके परसेंटेज या कट ऑफ का वो भी अलग होता है। ठीक है, जैसे CBSE के अंदर 94 95 तक भी आते हैं, कुछ स्टेट बोर्ड्स में भी 94 95 आते हैं, कुछ में 90 मैक्सिमम होते हैं। तो उस हिसाब से वो DU के लिए एप्लीकेबल तक नहीं होते हैं एडमिशन फॉर्म डालने के लिए। तो NEP में ये किया गया था कि आप कोई सी भी स्ट्रीम ले सकते हो। पहली बात तो ऐसा नहीं कि आपने बायोकेम साइंस लिया है, मतलब साइंस लिया है तो आप सिर्फ साइंस यूज कर सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज में भी जा सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया CUET, सारे बच्चे देंगे, 12th तक का कोर्स आएगा, और जो है उसके बाद CUET के थ्रू एडमिशन मिलेगा इन डिफरेंट कॉलेजेस। तो ऑलमोस्ट 10 लाख स्टूडेंट्स ने CUET के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन हो गए और करीब 1-1.5 महीने में उसके एग्जाम आने को है। नेक्स्ट है पोलैंड PM in Kyiv addresses parliament. Only Ukraine has the right to decide its future. As strikes intensifies in Donbas region, led negotiator rules out giving territorial concessions to Moscow. तो बेसिकली उस बारे में कि जो पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यूक्रेन गए, वहां पार्लियामेंट में एड्रेस किया, कि उन्होंने बोला कि एक तो जो ये एक्सटर्नल पावर्स है जो इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रही है कि यूक्रेन को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए। सोल पावर जो है कि यूक्रेन का क्या फेट होगा वो डिसाइड करना चाहिए यूक्रेन की गवर्नमेंट को जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। फॉरेन पावर्स को इतना इंटरप्ट नहीं करना चाहिए बीच में। और जैसे कि हम जानते हैं कि मैरियोपोल जो है वो पूरा जा चुका था, ध्वस्त हो चुका था, और डॉनबास रीजन जो है, डोनेस्क और लुहांस्क, वहां पर भी स्ट्राइक्स इंटेंसिफाई हो गई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब जो रशिया है, जो ईस्टर्न ये जो सेपरेटिस्ट रीजन था यूक्रेन का, सिर्फ इतना चाहते थे। क्योंकि देखो यूक्रेन भी पीछे हटने को नहीं राजी है, क्योंकि जो कि एक अच्छी भी चीज है, और मॉस्को जो है वो भी इतना 3 महीने वॉर चलाने के बाद ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते। इट हैज टू शो समथिंग ऑन इट्स प्लेट आफ्टर दिस 3 months वॉर, बिकॉज इवन द रशियंस आर प्रिटी मच डेवास्टेटेड विद द वॉर, इवन दे वांट द वॉर टू बी स्टॉप्ड। और अगर ऐसे पटन अगर चले जाते अपने देश में तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। तो वो अब चाहते हैं कि जो ईस्टर्न सेपरेटिस्ट स्टेट है बस वो पूरा अलग हो जाए, वो रशिया के कंट्रोल में रहता, कि वो भी अपने लोगों को जाकर बता सकते हैं कि देखो हमने इन्हें फ्री करवाया है। तो जो टेरिटोरियल कंसेशन जो मॉस्को को मिलने थे, बिल्कुल पहले तो जेलेंस्की ने मना कर दिया है कि पहली बात तो ये कि ये जो एरियाज है ये सेपरेट नहीं होने वाले हैं। और वर्ल्ड जो है उनकी तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये वॉर कभी भी नहीं रुकेगा। बट पोलैंड PM सेज कि जो पूरा सोल पावर है वो यूक्रेन के पास होना चाहिए अपना फेट डिटरमाइन करने का। तो न्यू एज कंपनीज के लिए जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्हें जल्द ही स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये इस बैकड्रॉप में है
कि जो नई कंपनीज आजकल आ रही हैं उनके ऊपर किस प्रकार से उनका टैक्स है, रिटर्न है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उनके बारे में। जैसे अभी बहुत हो गया है कि अगर छोटी कंपनीज है तो इस चीज में उन्हें रिबेट मिलेगा, इस चीज में टैक्स कट मिलेगा। तो सेबी जो है एक अच्छा वॉचडॉग की तरह उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहे, तो इट हैज टू टेक स्ट्रिंजेंट एक्शंस फास्ट। नेक्स्ट इज एट आरएसएस इवेंट योगी लिस्ट हाइलाइट्स नो ईद नमाज ऑन रोड लाउड स्पीकर। ये हमेशा का ही उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कि जैसे कुछ मुस्लिम फेस्टिवल आया, योगी आदित्यनाथ अपनी कॉलर चमकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे नए नए उनको ऑर्डर्स देते हैं। जैसे कि अभी ये वाला हो गया है कि ईद पर रोड पर नमाज नहीं होगी, लाउड स्पीकर नहीं होंगे, जबकि ठीक है रोड पर नमाज नहीं होगी वो ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर पर नमाज हमेशा ही बजती है। अभी ये नई चीज आ गई है क्योंकि उनका जो एक हिंदुत्व वाला एक फिगर है लोगों के सामने, वो उसे हटने नहीं देना चाहते हैं। नेक्स्ट है शाह इन अरुणाचल। होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं वो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से मिले थे। इसके अंदर जो अमित शाह जी उन्होंने अरुणाचल के लोगों से कहा कि वो किस प्रकार से पेट्रियोटिज्म से भरे हैं और एक दूसरे से जय हिंद कहकर पुकारते हैं रादर देन नमस्ते। तो काफी ज्यादा ही अच्छी चीज है। इनफैक्ट वो तो एडवोकेट करते हैं कि पूरे देश में ऐसा हो, नेशनलिज्म फैले। तो ही इज प्रिटी मच हैप्पी अबाउट इट। तो ये थे आज के आर्टिकल्स गाइस। अगर आपको आज के आर्टिकल्स पसंद आया हो और ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं इसी समय पर।